तो पिछले वीडियो में हमने गेम के बारे में, एक खेल के बारे में पढ़ना शुरू किया। थोड़ा समय लूँगा। पिछले बार जो चीज़ें की हैं काफ़ी नई चीज़ें हैं, तो उसको एक बार हल्के से रिवाइज कर लेंगे और डोमिनेंट स्ट्रेटजी को एक बार फिर और अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये खेल क्या है। खेल जो है अ गेम, जिसको खेल को इंग्लिश में अ गेम कहते हैं, ये गेम जो है एक स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन को बतलाता है। स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन है ना। स्ट्रैटेजिक को हम कह सकते हैं सामरिक, और इंटरेक्शन जो है बातचीत और सामरिक व्यवहार भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक व्यवहार को ये बतलाता है। और हमने ये देखा कि एक गेम को डिस्क्राइब करने का एक तरीका हो सकता है जिसको हमने नॉर्मल फॉर्म बुलाया। इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य तरीका है डिस्क्राइब करने का। उसमें हमने 3 चीज़ों की सूची देनी होती है, उससे गेम डिस्क्राइब हो जाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स कौन कौन हैं, ये बता दीजिए। हर प्लेयर का क्या एक्शन या स्ट्रेटजी है, क्या करने वाले हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कृत्य क्या क्या हो सकता है उनका। एक्शन कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, अभी दोनों सेम ही है, बाद में इसको अलग कर दे सकते हैं। स्ट्रेटजी को हिंदी में रणनीति कह सकते हैं और एक्शन को कृत्य कह सकते हैं कि क्या क्या वो एक्शन कर सकते हैं। और तीसरी चीज है कि पे ऑफ्स, है ना। पे ऑफ्स भी हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस, है ना। पे ऑफ को अदायगी या भुगतान कह सकते हैं, क्या मिल रहा होगा। और प्रेफरेंस तो हमने पहले बहुत बातें की हैं प्रेफरेंस के बारे में, ये पसंद को, तो हमारी पसंद क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद हमने एक गेम लिया था, प्रिजनर्स डिलेमा गेम, बंदी की दुविधा वाला गेम, कि बंदी क्या करे, ये दुविधा होता है। और हमने स्वीकार और अस्वीकार करने की बात की थी। हमने कहा था कि रांगा को रो में ले लें और बिल्ला को जो है कॉलम में ले लें, और अलग अलग नंबर हमारे पास थे कि दोनों अगर स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों को 5-5 साल जेल, और दोनों अस्वीकार कर देते हैं तो 1-1 साल जेल। और अगर रांगा स्वीकार कर लेता है और दूसरा अस्वीकार करता है तो स्वीकार करने वाला सरकारी गवाह हो जाएगा एंड ही विल गेट टू वॉक फ्री, उसको जेल नहीं मिलेगा, दूसरे को 20 साल जेल मिल जाएगा। और यहाँ इसका ठीक उल्टा होगा। और यहाँ से हमने पाया था कि S, दोनों स्वीकार कर लेंगे, और हमने इसको डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम कहा था। हिंदी में इसको कह दें प्रभावी रणनीति वाला संतुलन। एक बार इसको समझ लें कि ये प्रभावी इसमें क्या है, कि जब रांगा एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो उसको इससे मतलब नहीं है कि बिल्ला ने क्या किया। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि बिल्ला या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, या 50% प्रोबेबिलिटी है कि स्वीकार करे, 50% प्रोबेबिलिटी है कि अस्वीकार करे। कुछ भी करे बिल्ला, रांगा के लिए हमेशा स्वीकार करना अस्वीकार करने से ज्यादा अच्छा है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रांगा का जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, मान लीजिए रांगा स्वीकार कर रहा है और बिल्ला कुछ भी कर रहा है, हमेशा जो है यहाँ पे, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन रखें, हमेशा यहाँ पे अस्वीकार करने से ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन हमेशा स्वीकार करना ज्यादा पे ऑफ देगा। तो हम कह सकते हैं कि एस जो है वो ए पर प्रभावी है। हम ये भी कह सकते हैं कि एस जो है ए पर हावी है ना। इंग्लिश में कह दें कि एस डोमिनेट्स ए फॉर रांगा। जब मान लीजिए यहां तो दो दो ही स्ट्रेटजी की बात हो रही है, मान लीजिए कि रांगा के पास 10 स्ट्रेटजी है
और 10 स्ट्रेटजी में एस हमेशा आपको सबसे ज्यादा देता है, तो हम कह सकते हैं कि एस सारे स्ट्रेटजी पे हावी है। और एस सारे स्ट्रेटजी पर जब हावी होता है तो हम कह सकते हैं कि एस इज अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी। एस जो है एक प्रभावी रणनीति है हमेशा। और इससे आगे हम कह सकते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि एस में रांगा एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है हमेशा, बिल्ला स्वीकार कर रहा है हमेशा। रांगा के लिए एस डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, बिल्ला के लिए एस डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। तो एक गेम में अगर हर प्लेयर अपना डोमिनेंट स्ट्रेटजी प्ले कर रहे हैं तो उसको हम लोग डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम कहते हैं। प्रभावशाली रणनीति का संतुलन कहते हैं। इसमें किसी को भी अपना चेंज करने का इच्छा नहीं होगा, सब लोग ये प्ले ही करेगा। तो हम देखते हैं कि प्रिजनर्स डिलेमा में एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम मिलता है। अब एक और गेम ले लेते हैं, आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसा होगा कि हर गेम में डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम होगा? तो हम मान सकते हैं, ऐसा देखेंगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एक नया गेम ले लेते हैं, कह सकते हैं इसको, गेम का नाम फेमस नाम है BOS बैटल ऑफ सेक्सेस। और आप कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नाम है, बट नाम में नहीं जाना है। कहिए कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ या तो एक्शन मूवी देखने जा सकते हैं या रोमांटिक मूवी देखने जा सकते हैं। दोनों के पास ये दो चॉइस है। 2 प्लेयर हैं, एक का नाम हस्बैंड है, एक का नाम वाइफ है। हस्बैंड को यहाँ रो पे दिया जा रहा है, वाइफ को यहाँ कॉलम पे दिया जा रहा है। रो पे देने का तात्पर्य यह है कि जो पहला वाला 2 पे ऑफ होंगे, जो पहला वाला पे ऑफ होगा वो हस्बैंड का होगा और दूसरा वाला जो पे ऑफ होगा वो वाई का होगा। पहला वाला हम रो का मानते हैं, आप पहला वाला कॉलम का भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कन्वेंशन फॉलो करने की जरूरत है, जिसको हम फॉलो करेंगे कि पहला वाला नंबर है वो रो प्लेयर का, यहां पर वाले प्लेयर का पे ऑफ होगा। सो ये रो प्लेयर का पे ऑफ होगा और दूसरा वाला जो होगा कॉलम प्लेयर वाइफ का पे ऑफ होगा। तो मान लीजिए पे ऑफ ऐसा है, दोनों यहाँ पे बात यह है कि दोनों एक साथ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग डिसाइड कर रहे हैं अपना अपना स्वतंत्र रूप से। सोच सकते हैं कि दोनों के पास मोबाइल नहीं है, दोनों लोग ऑफिस गए हुए हैं और इंडिपेंडेंटली सुबह बात तो किए थे मूवी जाने की, बट कहाँ किस मूवी में मिलेंगे। मान लीजिए उस शहर में 2 ही सिनेमा हॉल है, एक में ए मूवी चल रही है, एक दूसरे में आर मूवी चल रही है। ए से हमारा तात्पर्य एक्शन मूवी, आर से हमारा तात्पर्य है रोमांटिक मूवी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप ए से इसका मतलब हो सकता है हिंदुस्तानी क्लासिकल, आर से इसका मतलब होता है कि वेस्टर्न क्लासिकल का म्यूजिक चल रहा है। बट ये सिर्फ कहानी समझने के लिए, चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखने के लिए है, इससे ज़्यादा और ये कहानी कुछ नहीं बता रही है। मान लीजिए कि दोनों एक साथ मूवी देखना चाहते हैं, अलग अलग देखते हैं तो उन्हें कोई पे ऑफ नहीं मिलता है। मतलब अगर हस्बैंड एक्शन मूवी के लिए चला जाता है और वाइफ रोमांटिक मूवी के लिए तो दोनों को 0 मिलता है। और इसका उल्टा, अगर हस्बैंड रोमांटिक मूवी, वाइफ एक्शन मूवी, तो भी दोनों को 0 मिलता है। दोनों एक साथ तो जाना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए हस्बैंड को रोमांटिक मूवी और वाइफ को एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 तो गए, यहाँ पे हस्बैंड को 1 बट वाइफ को 2 मिलता है, और यहाँ पे हस्बैंड को 2 और वाइफ को 1 मिलता है। अब देखेंगे, यहाँ पे चेक करें कि क्या हस्बैंड के लिए अच्छा है। अगर हस्बैंड सोच रहा है कि वाइफ जो है एक्शन मूवी पसंद करेगी, तो या तो आप हस्बैंड इस बॉक्स को चूज कर सकता है, इस बॉक्स और इस बॉक्स को चूज कर सकता है, यही 2 सिलेक्शन उसके पास अवेलेबल है। तो अगर ऊपर वाला बॉक्स चूज करता है यानी एक्शन मूवी जाता है तो पे ऑफ 1 है, और रोमांटिक मूवी जाता है तो पे ऑफ 0 है। तो निसंदेह ही 1 0 से ज्यादा है। तो वो, अगर हस्बैंड सोचता है वाइफ एक्शन मूवी के लिए जा रही है तो वो भी एक्शन मूवी को पसंद करे, और अगर हस्बैंड सोचता है वाइफ रोमांटिक मूवी के लिए जा रही है तो वो भी रोमांटिक मूवी को पसंद करे, क्योंकि रोमांटिक मूवी 2 देगा यहाँ पे और एक्शन मूवी 0 देगा, तो 2 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हस्बैंड के पास कोई भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। अगर हस्बैंड को लगता है कि वाइफ जो है एक्शन मूवी के लिए जा रही है तो हस्बैंड के लिए एक्शन मूवी ज़्यादा अच्छा है, और अगर वाइफ रोमांटिक मूवी के लिए जा रही है तो हस्बैंड के लिए भी रोमांटिक मूवी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वाइफ कुछ भी करे,
हस्बैंड के लिए एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति हमेशा ज्यादा अच्छा है, ऐसा इसमें संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि हस्बैंड के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। उसी तरह अगर हम वाइफ को चेक करें, वाइफ को लगता है कि अगर हस्बैंड एक्शन मूवी की तरफ जा रहा है कोई कारण से, तो वाइफ के लिए भी एक्शन चूज करना ज्यादा अच्छा होगा। एक्शन 2 देगा, रोमांटिक 0 देगा, तो 2 ज्यादा अच्छा है, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है। उसी तरह अगर वाइफ सोचती है कि हस्बैंड रोमांटिक मूवी के लिए जा रहा है, तो उसके लिए भी रोमांटिक मूवी के लिए जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रोमांटिक मूवी 1 दे रहा है, एक्शन मूवी 0 दे रहा है। तो यहाँ वाइफ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हस्बैंड एक्शन मूवी के लिए जा रहा है तो वाइफ के लिए भी एक्शन ज्यादा अच्छा है, और अगर हस्बैंड जो है सो रोमांटिक मूवी के लिए जा रहा है तो वाइफ के लिए भी रोमांटिक मूवी ज्यादा अच्छा है। तो दोनों में से किसी के पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसका मतलब इस गेम में डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम नहीं है। नहीं, यहाँ पे एक हम नए तरह की इक्विलिब्रियम की बात इस गेम में करेंगे, जिसको हम लोग नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। जॉन नैश बड़े ही फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं। उनको आई थिंक 93 या 94, एक बार चेक कर लेंगे, उनको नोबेल प्राइज मिला था उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए। उन्होंने कहा था कि ये संतुलन होगा। यहाँ पे इनफैक्ट 2 तरह के संतुलन पॉसिबल हैं। एक संतुलन है a कॉमा a, दूसरा संतुलन है r कॉमा r। अब यहाँ पे संतुलन से हमारा क्या तात्पर्य है, इसको समझें। यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, एक वातावरण है जिसमें हस्बैंड और वाइफ इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन है ना, क्योंकि हस्बैंड को ये सोचने की जरूरत है कि वाइफ क्या कर रही होगी, वाइफ को ये सोचने की जगह है कि हस्बैंड क्या कर रहा होगा। तो एक स्ट्रेटजिक सेटिंग है यहाँ पे। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, हम नैश इस इक्विलिब्रियम को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कुछ दृष्टि से इसको हम जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो जस्टिफाई करने के लिए आइए चारों को सोचते हैं। a कॉमा ए, 4 पॉसिबिलिटी है, a कॉमा आर, r कॉमा ए एंड r कॉमा आर। एक बार फिर से ये टेबल ले लें ताकि क्लीनली हम देख सकें। a r a r, यहाँ पे है आपका हस्बैंड और यहाँ पे है आपकी वाइफ, और ये हो गया 1 कॉमा 2, 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0, 2 कॉमा 1। मान लीजिए कि आउटकम आता है आपका a कॉमा आर। हस्बैंड को कितना मिलता है, पहला वाला नंबर, हस्बैंड को 0। वाइफ को कितना मिलता है, वाइफ को भी मिलता है 0। अब यहाँ पे क्योंकि ये एनवायरनमेंट है, वाइफ को पछतावा होगा। वाइफ को लगेगा अरे हम आर की जगह ए चूज करते तो ये वाला बॉक्स चूज होता, तो मेरा पे ऑफ 0 से बढ़ के 2 हो गया होता। उसी तरह हस्बैंड को लगेगा कि हम ए की जगह अगर हम आर चूज करते, क्योंकि हस्बैंड ऊपर नीचे जा सकता है, वाइफ अगल बगल जा सकती है अपने से, एक एक अकेला डिसाइड कर रहा है। सो टुगेदर ऐसे जंप करके नहीं जंप हो सकता है, कोने का जंप नहीं हो सकता है, साइडवेज या ऊपर नीचे का शिफ्टिंग हो सकता है। तो हस्बैंड को लगेगा कि अगर ए की जगह आर करते तो 0 से भी पे ऑफ हमारा 2 हो गया होता। दोनों को यहां पे रिग्रेट होता। उसी तरह हम आर ए में देख लें, यहां पे ये 0 कॉमा 0 है, अगेन दोनों को रिग्रेट होगा, है ना। हस्बैंड जो है अपना 0 से बढ़ा के 1 कर ले सकता है, वाइफ भी अपना 0 से बढ़ा के 1 कर ले सकती है। दोनों को रिग्रेट होगा कि हमने ऐसा क्यों चूज किया। अब फिर से देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। अगर यहां पे ए वाला बॉक्स होता है, क्या हस्बैंड गिवन वाइफ ने क्या किया है, क्योंकि दोनों से साथ डिसाइड नहीं किया, दोनों ने अलग अलग डिसाइड किया है। तो अलग अलग में क्या हस्बैंड अपने डिसीजन को बदल के क्या अच्छा कर सकता था इस सिचुएशन से। तो अगर हस्बैंड अगर ए कॉमा ए में एंड अप होते हैं, हस्बैंड को कितना मिल रहा होता है, हस्बैंड को मिल रहा होता है 1, वाइफ को मिल रहा होता है 2। हस्बैंड को 1, वाइफ को 2। अगर हस्बैंड अपना चेंज करता है
तो वो ए से आर कर सकता है। सो ए कॉमा ए से वो चेंज करके पहुंच सकते हैं आर कॉमा ए में। हस्बैंड ये चेंज कर सकता है यूनिलैटरली अपने मन से। तो अगर चेंज करेगा तो 1 से 0 हो जाएगा, तो ये चेंज हस्बैंड के लिए फायदेमंद नहीं है। उसी तरह से वाइफ क्या अपना बदल सकती है? वाइफ जो है ए कॉमा ए से ए कॉमा आर कर दे सकती थी, है ना, कर दे सकती थी पहले, अभी करना नहीं है क्योंकि डिसीजन हो चुका है। तो अगर ये करती तो वो सोचती कि अगर हम ये किए होते तो 2 से हमारा 0 हो गया होता। तो दोनों को नुकसान हो जा रहा है। हम कहते हैं कि नाश इक्विलिब्रियम एक ऐसा संतुलन है, नाश इक्विलिब्रियम एक संतुलन है, एक इक्विलिब्रियम है। इससे कि आगे बढ़े एक और चीज समझ लें कि हम ए कॉमा ए या आर इनको क्या कहते हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रैटेजी प्रोफाइल कहते हैं। रणनीति की एक सूची है जिसमें हर प्लेयर के लिए एक रणनीति दी गई है ना। इस सूची में जैसे ए कॉमा ए में हस्बैंड का रणनीति ए है, वाइफ की रणनीति ए है। ए कॉमा आर में हस्बैंड की रणनीति ए है तो वाइफ की रणनीति आर है। तो नाश इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम है। हम ऐसे स्ट्रेटजी प्रोफाइल को इसको कह सकते हैं रणनीति के सूची लिस्ट है के सूची को नाश इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में हम एनी कह सकते हैं। एनी कहते हैं जब कोई भी खिलाड़ी लिख ले, खिलाड़ी अपना कृत्य बदलकर फायदे की स्थिति में नहीं पहुंचता है, ज्ञात रहे, लिख देते हैं यहां पे, ज्ञात रहे कि वो दूसरे खिलाड़ियों के कृत्य को दिया हुआ मानता है। मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है कि दूसरा आदमी क्या किया हुआ है, दूसरा प्लेयर क्या किया हुआ है। उसको जो उसने किया था उसको मान लेता है कि भाई वो तो यही करते, दिया हुआ मानता है। तो यहां पे जैसे ए कॉमा ए में पहला वाला प्लेयर हस्बैंड वाइफ का एक्शन ए मानता है और ए मानने पे उसका सबसे अच्छा एक्शन ए ही रहता है। हो सकता है एक से ज्यादा भी एक्शन हो, लेकिन उसके पास ऐसा एक्शन, ऐसा कृत्य होना चाहिए कि जो सबसे अच्छों में एक हो, है ना। तो इस वजह से हमें नाश इक्विलिब्रियम यहां पे मिल रहा है। अगर हम मैथमेटिकली लिखें, कहिए एस जो है एक सूची है जिसमें मान लीजिए n प्लेयर है। यहाँ पे तो 2 ही प्लेयर की बात हो रही थी, n प्लेयर है ना। n प्लेयर में पहला प्लेयर जो है, कहीं S स्टार इसको लिख देते हैं, पहला प्लेयर S1 स्टार चल रहा है, दूसरा प्लेयर S2 स्टार चल रहा है, nवां प्लेयर SN स्टार चल रहा है। हम कहते हैं कि S स्टार जो है एक नाश इक्विलिब्रियम है ना। इफ प्लेयर I के लिए उसका जो पे ऑफ है सबसे ज्यादा SI स्टार, यहां पे तो SI स्टार होगा, SI स्टार चलने से इसको I कह दे क्योंकि I प्लेयर की बात कर रहे हैं कि सब लोग, बाकी लोग जो चल रहे हैं वही चल रहे हो, लेकिन SI की जगह ये प्लेयर SI डैश चलता हो तो उसको फायदा नहीं होने की जगह नुकसान ही होता हो। SI स्टार चलने पे सबसे ज्यादा मिलता हो, और ऐसा हर प्लेयर आई के लिए होता हो। आई यहां पे कोई भी हम चूज कर लें, ऐसा हर प्लेयर के लिए सही हो, तो हम एस स्टार को नाश इक्विलिब्रियम कहते हैं। एस स्टार एक नाश इक्विलिब्रियम है। आइए इसी मैथमेटिकली हम लिख लें कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम क्या है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम है कि एस स्टार जो है डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम है। इफ हर प्लेयर
अपना डोमिनेंट स्ट्रेटजी चल रहा। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लीजिए, वो स्ट्रेटजी उस आदमी के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है, दूसरा कुछ भी करे। तो हर डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम एक नाश इक्विलिब्रियम होती है, क्योंकि नाश इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एसआई स्टार सबसे अच्छा है जब बाकी लोग भी नाश इक्विलिब्रियम वाली स्ट्रेटजी चल रहे हैं। और यहां पे जब हम डोमिनेंट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो एसआई स्टार हर समय अच्छा है, तो जब S1 S2 स्टार भी बाकी लोग चल रहे हैं उस समय भी वो अच्छा होगा। सो इस बात को समझने की जरूरत है। अगर समय मुझे मिलेगा तो इसमें थोड़े और डिटेल में मैं जाऊंगा और मैथमेटिकली आपको दिखा पाऊंगा, बट अभी ये समझने की जरूरत है कि हर डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम एक नाश इक्विलिब्रियम है, बट हर नाश इक्विलिब्रियम एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहां पे हम देख लेते हैं, जैसे ये वाला गेम है, इसमें दो नाश इक्विलिब्रियम हमें मिला, एक AA और दूसरा RR, लेकिन यहां पे हमारे पास कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम नहीं है। अब हम प्रिजनर्स डिलेमा एक बार फिर देख लें, इसमें नाश इक्विलिब्रियम क्या होता है हम निकाल लें। रांगा का इधर हो गया, बिल्ला का इधर हो गया, स्वीकार करने का, अस्वीकार करने का, स्वीकार करने का, अस्वीकार करने का, चार पॉसिबिलिटी यहां पे है। स्वीकार करने पे दोनों 5-5 साल के लिए जेल जा रहे हैं। रांगा स्वीकार करता है तो 0 ईयर और बिल्ला 20 साल के लिए, यहाँ पे उल्टा, और यहाँ पे 1-1 साल के लिए। यहाँ पे अब हम देखें S, है ना, S, हमने निकाला था कि एक ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम है। क्या ये नाश इक्विलिब्रियम भी है? देख लीजिए, जब बिल्ला S चलता है तो रांगा के लिए सबसे अच्छा है S चलना, और बिल्ला जब A चलता है तो रांगा के लिए सबसे अच्छा है S चलना। पहले भी हम निकाल चुके हैं। उसी तरह से अगर रांगा S चलता है तो बिल्ला के लिए सबसे अच्छा है S चलना, और रांगा अगर A चलता है तो बिल्ला के लिए सबसे अच्छा है S चलना। इस बॉक्स में देखते हैं कि जब रांगा S चलता है तो बेस्ट रिस्पॉन्स बिल्ला की तरफ से S है, और बिल्ला जब S चलता है तो बेस्ट रिस्पॉन्स रांगा की तरफ से S है। तो हम ये कह सकते हैं कि यू रांगा जो है S, हमेशा जो है ये A, S से बड़ा है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि बिल्ला के लिए भी S, जो हम लेते हैं तो ये जो है ये A, S से ये बड़ा है। तो हर केस में यहाँ पे एक दूसरे का बेस्ट रिस्पांस दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा इनके लिए यही करना है, और इसीलिए यहाँ पे हमें नाश इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो पहले भी हमने बात किया था, हर डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम नाश इक्विलिब्रियम है, बट हर नाश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम नहीं है। अब हम बातें करते हैं कि नाश इक्विलिब्रियम को कैसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो एक जो हम टेक्निक समझ सकते हैं कि ट्रायल एंड एरर से, कि हम बार बार प्रयास करते हैं, देखते हैं एक बार दो प्लेयर के बीच में, दो बंदियों के बीच में ऐसा हुआ है, और मान लीजिए वो S चलने की बजाय A, S चल दिया, तो रांगा को लगेगा कि अरे भाई हम S चले होते तो हम ज्यादा अच्छा किए होते, है ना। उसी तरह अगर S, A चल दिया तो बिल्ला को लगता कि हम एक की जगह S चल रहे होते तो अच्छा होता। तो ये ख्याल आता ट्रायल एंड एरर से, जब वो S, S में पहुंच जाएंगे तो किसी को यहां पे बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी, गिवन कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, किसी को यहां पे किसी बदलने की जरूरत नहीं होगी। और इसी सेंस में ये एक संतुलन है, इसी सेंस में यह एक इक्विलिब्रियम है। सो एक टेक्निक हो गया ट्रायल एंड एरर। दूसरा हो गया कि हम कह सकते हैं कि प्री प्ले कम्युनिकेशन। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि खेल शुरू होने के पहले ही दोनों एक दूसरे से बात कर लिए कि S चला जाए, दूसरा वाला भी कहे S चला जाए, दोनों ने बात करके डिसाइड कर लिया कि S, S चला जाए। अगर ऐसी बात हो गई है तो दोनों में किसी को अपने बात से मुकरने की जरूरत नहीं है, दोनों S, S ही चलेंगे, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद है। पहला वाला S की जगह अगर A करता है तो उसका पे ऑफ घट जाएगा, दूसरा वाला S की जगह A करता है तो उसका पे ऑफ घट जाएगा। तो नाश इक्विलिब्रियम किसी भी गेम में अगर मान लीजिए S1, S2, S3 है, तीन प्लेयर के बीच में,
और तीनों आपस में बात कर लेते हैं कि पहला वाला कहे हम S1 चलेंगे स्टार, दूसरा वाला कहे S2 स्टार चलेंगे, तीसरा वाला कहे हम S3 स्टार चलेंगे, तो इनमें से किसी को अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अपना बिहेवियर चेंज करेगा उसका पे ऑफ घट जाएगा। क्यों? या घट जाएगा या बराबर रहेगा, हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था नास इक्विलिब्रियम में पहले प्लेयर के लिए S1 स्टार जो है गिवन कि दूसरा वाला प्लेयर S2 स्टार चल रहा है, तीसरा वाला प्लेयर S3 स्टार चल रहा है, S1 स्टार सबसे ज्यादा पे ऑफ देता है, तो किसी को बदलने की मनसा इसमें नहीं होगी। आप कहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि पहली बार में अगर दोनों एक दूसरे से बात कर लें, कि बोला जाए पहला वाला डिस्कस कर ले कि तुमको A खेलना होगा और दूसरा वाला बोल दे कि हमें S खेलना होगा, तो यहां पे पहले वाले को चेंज करने में फायदा है। A, S यानी इस बॉक्स में है, और पहले वाले को लगेगा कि अरे हम अपनी बात से मुकर जाएं, A की जगह S खेल लें तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो A, S पहले बात करने पर भी वो नहीं अमल में आ पाएगा। नास इक्विलिब्रियम की जो चीजें रहती है, जो स्ट्रेटजी प्रोफाइल की सूची रहती है, अगर पहले से डिस्कस कर लिया जाए तो वो डेफिनेटली अमल में ले आया जाएगा। जैसे आप ये वाला गेम ले लीजिए, हस्बैंड और वाइफ वाला गेम ले लीजिए, AR यहाँ पे 1,2 है, 0,0 है, 0,0 है, 2,1 है। अगर दोनों पहले से आपस में बात किए रहते हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन होगा हम लोग दोनों एक्शन मूवी चले जाएंगे, तो दोनों में किसी को कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड को 1 मिलेगा। हस्बैंड को पता है कि अगर अपनी बात चेंज करके वो रोमांटिक मूवी के लिए चला जाता तो 1 की जगह ये 0 हो जाता, घाटा ही हो जाता। सो सिर्फ अपने लिए भी सोचेगा तो भी हस्बैंड को अपना व्यवहार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी नास इक्विलिब्रियम पहले से जो डिस्कस हो गया वो चलेगा। तीसरी बात है कि हम कह सकते हैं प्ले प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि पहले से जो बता दिया गया है कि आप यही खेलिए, तो लोग ऐसा बता देने पे ये बात मान लेंगे। अगर बोल दिया जाए कि आप S, खेलिए, तो बात काटने का अगेन जो पहला वाला लॉजिक दिया गया सेम वही चीज हम यहाँ पे सोच सकते हैं। दोनों में किसी के पास इंसेंटिव नहीं है, दोनों में किसी को फायदा नहीं है कि ये बात काट के अपना व्यवहार चेंज करे। तो इन सारी चीजों की तरफ की वजह से हमें पता चलता है कि नास वाला जो इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल ही एक संतुलन की तरह, इक्विलिब्रियम की तरह होता है। उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद किसी भी प्लेयर को अपना बिहेवियर चेंज करने की मनसा नहीं होती है। उनको बिहेवियर चेंज करने से या तो कोई बदलाव नहीं होगा या नुकसान हो जाएगा, फायदा तो नहीं ही होने वाला है। और इस सेंस में नास इक्विलिब्रियम सोशल साइंसेज के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड प्रभावी कॉन्सेप्ट है। धन्यवाद।